जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc² में C से क्या तात्पर्य है? चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए, ये समीकरण किसका है? तो ये आइंस्टाइन का समीकरण है, E बराबर mc²। इसमें आपको बताना है C का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। E बराबर mc² में C का मतलब होता है प्रकाश की गति। अब देखिए, प्रकाश की चाल की बात करें तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ध्यान रखेंगे। और प्रकाश जो है ये किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पे लिख देते हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंग ये अनुदैर्घ्य तरंग है। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो ये है पोटेशियम। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पोटेशियम का सिंबल होता है के, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ताजमहल का निर्माण भारत और खालिस्तान के विशेषज्ञों ने किया था। ताजमहल कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है ताजमहल। इसका निर्माण बताना है भारत और किस देश के विशेषज्ञों ने किया था? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है फारस। याद रखिएगा, भारत और फारस के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया था ताजमहल का निर्माण। एक पूछा जाता है इसका जो नक्शा है किसने बनाया था ताजमहल का नक्शा? तो याद रखिएगा, भारतीय वास्तुकार है अहमद खां लाहौरी। चौथा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रचंड बवंडर। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को देगा। और लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा पूछा जाता है, 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन, जो कि हुआ था 1938 में, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पक्की मिट्टी से
बने हल की प्रतिकृति प्रतिवेदन है, यानी कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसे याद कर लीजिए, टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा कहा जाता है। और देखिए जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं, तो इसे भी नोट कीजिए, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 7 का, ऑप्शन ए बनवाली से, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए ये कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। आर्य सर्वप्रथम किस स्थान में आकर बसे थे। चलिए आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो आर्य जो है सर्वप्रथम ये सिंध में आकर बसे थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सिंध। और देखिए मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ पर बताया है, तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यहाँ पे लिख देते हैं मध्य एशिया। तो अगर ऑप्शन में मध्य एशिया हो तो आप लोग मध्य एशिया को भी आंसर बता सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, इसका सही जवाब है यजुर्वेद का। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य वाला वेद कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। सभी को ध्यान रखना है। 23 जून को अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक कितने दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, एक और क्लास है रात 8:30 बजे। तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या होगा, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकतम 195 दिन का अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने, तो सुनीता विलियम्स ने। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। चलिए 12 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में पॉलिटी के लगभग 300 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका भारतीय संविधान, संविधान निर्मात्री सभा एवं संविधान के स्रोत, आर्टिकल, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है इस वीडियो से आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा लोहा। और सैंधव सभ्यता उस काल की है जब लोग कृषि करने लगे थे। आगे देखिए, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये आप सभी जानते हैं। और इसमें क्या है, तो ईश्वर स्तुति के मंत्र है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऋग्वेद की बात करें तो ये 10 मंडलों में विभक्त है और इसमें 1028 मंत्र है, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसी ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। और देखिए ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख भी मिलता है, जिसे दशराज का युद्ध कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में, याद रखिएगा। और दशराज का जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो रावी नदी के तट पर। इन सभी फैक्ट को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे
आपका नोट्स तैयार होगा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। देखिए तकोल्लम का युद्ध ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध था और ये हुआ था किसके मध्य, तो इसका सही आंसर है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, यानी गांधार कला जो है ये किसका मिश्रण है आपको बताना है। इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय तथा यूनानी कला का ये मिश्रण है गांधार कला। और गांधार कला का विकास सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ था, तो कुषाणों के काल में हुआ था। याद रखिएगा किसके काल में, कुषाणों के काल में। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कड़विशेष, याद रखिएगा। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क। और कनिष्क के शासन काल में ही क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन। कहाँ पर, कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क का राज कभी भी पूछता है तो अश्वघोष यहाँ पे लिख देते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आप लोग लिखते जाइए, आपका नोट्स तैयार होगा। तो कनिष्क का राज कवि कौन था, तो अश्वघोष। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, चलिए आंसर बताइए 16 के लिए। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, तो 16 का आंसर है, याद रखिएगा, पुरुषपुर या फिर पेशावर। ये कनिष्क की राजधानी थी। लोथल अभी कहाँ पर है, तो ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। आप लोग कमेंट करके बताइए तक्षशिला अभी कहाँ पर है। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासन काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान ये किसके शासन काल में भारत आया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। 17 का आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आया था, तो चीनी यात्री फाहियान। ध्यान रखेंगे ये एक बौद्ध चीनी का बौद्ध यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। आपको याद होगा कालिदास, पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था, चलिए फटाफट से 18 के लिए आंसर बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के कौन थे, दरबारी कवि। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था, चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का कौन सा मुख्य कारण था, इसका सही जवाब है अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या होगा, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मीराबाई समकालीन थी, चलिए आंसर कीजिए मीराबाई किसके समकालीन थे, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो 21 का आंसर है ऑप्शन बी, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी मीराबाई। ध्यान रखेंगे चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1486, याद रखिएगा 1486 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, तो बंगाल के मायापुर गांव में। और मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था इन्होंने, मीराबाई ने। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था, तो मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था, सही जवाब है बी ऑप्शन मीर बख्शी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं बाबर ने। मुगल वंश का आखिरी शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। मराठों को
एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो यहाँ पे 23 का आंसर है सी ऑप्शन, शिवाजी। जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और अष्टप्रधान में पेशवा का जो पद होता था, याद रखिएगा, अष्टप्रधान में पेशवा का जो पद होता था वो महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। यहाँ से पूछा जाता है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, किसके किसके बीच में? तो शिवाजी महाराज और महाराजा जय सिंह के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि, ध्यान रखेंगे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे पूछा जाता है, तो दादा कोंडदेव, यहाँ पे लिख देते हैं। दादा कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु। और शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1656 में। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को लिख लेंगे। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो कैप्टन मोहन सिंह, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे आता है? तो रास बिहारी बोस को जाता है। और अक्टूबर 1943 में, याद रखिएगा, वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई कहाँ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसी को बोला जाता है तिनकठिया प्रथा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? तो इसका सही जवाब क्या है? भगत सिंह का। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है भगत सिंह। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि हमारे सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यानी कि यह किसने प्रस्तावित किया था कि हमारे सौर मंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है और उसकी पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब है कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने, इसे भी ध्यान रखेंगे। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? सही जवाब है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ध्यान रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह समान होती है और यह तिथि विषुवत कहलाती है। एक पूछा जाता है अपसौर और एक पूछा जाता है उपसौर। तो अपसौर और उपसौर क्या है? तो देखिए, अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। डेट जरूर याद रखेंगे, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है। इसमें क्या होता है, सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है। और उपसौर की स्थिति बनती है कब? तो 3 जनवरी को। और इसमें पृथ्वी से सूर्य नज़दीक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी से परावर्तित होती है। तो इसका सही जवाब है आयनमंडल। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, देखिए क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और इसमें बताना है तापमान क्या होता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है या फिर ऊंचाई के साथ घटता है।
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो देखिए हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आती है तापमान में। तो क्या होगा, ऊंचाई के साथ घटता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 31 का आंसर है टैगा, याद रखिएगा। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, टैगा याद रखिएगा। ई आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो युवा नदी के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से देखिए गॉर्ज, कैनियन, ये सभी याद रखिएगा। गॉर्ज क्या है, कैनियन क्या है, तो चलिए बता देते हैं। गॉर्ज पूछा जाता है तो जब नदी की घाटी गहरी हो जाती है तो उसे कहा जाता है गॉर्ज, और कैनियन किसे कहा जाता है, नदी के द्वारा अति गहरी अथवा संकरी घाटी को कैनियन कहा जाता है। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम ये किस प्रकार की धारा है, इसका सही जवाब है ये एक गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए 10 डिग्री चैनल तो होगा नहीं, क्योंकि 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है। तो याद रखिएगा ये है एलिफेंटा पास। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, एलिफेंटा पास। एक पूछा जाता है पाक जल संधि। तो देखिए पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दोनों याद रखना है, जोड़ता किसको है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, और अलग किसको करेगा, तो भारत और श्रीलंका को। डेविस जल संधि पूछा जाता है तो हमने आपको कल भी बताया था, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है और अलग किसको करेगा, तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप जिसको कनाडा भी कहते हैं अलग करता है। और डोबर जल संधि आप सभी जानते हैं बिल्कुल सिंपल है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है डोबर जल संधि। सियाचिन है, चलिए आंसर बताइए सियाचिन क्या है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। तो यहाँ पे 36 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। अब देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो 1868 में, याद रखिएगा 1868 में लगाया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय जो बताया था 20 रुपया, याद रखिएगा कितना, 20 रुपया। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 37 का, सी ऑप्शन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस माह में, तो इसका सही जवाब है अक्टूबर नवंबर में।
यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अक्टूबर नवंबर में, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। हमने आपको पहले भी बताया था। तो नगदी फसल कौन है? बहुत ही सिंपल है, रबड़ क्या है? ये नगदी फसल के उदाहरण है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में रबड़ पूछे कहाँ पर होती है तो याद रखिएगा, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रबड़ की खेती होती है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ध्यान रखेंगे। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? कल भी शायद हमने इस प्रश्न को कवर किया था। इसका आंसर क्या होगा? तो सही जवाब बिल्कुल दे रहे हैं श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? चलिए आंसर बताइए, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सी, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पे देखिए दर्रों के नाम है, राज्यों के नाम है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। देखिए नाथुला ये भी सिक्किम में है, पालघाट केरल में है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोरघाट कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो सी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है स्ट्राम्बोली, याद रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो लगभग में 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और सूर्य जो है ये एक प्रकार का गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें होती है और ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताना है। तो ये कौन सा है? बोर्नियो द्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आप लोग कमेंट करके बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, असम। अब देखिए जो बच्चे आंसर बता रहे हैं ग्रीनलैंड बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आंध्र प्रदेश को याद रखना है, इसकी नई राजधानी हो चुकी है विशाखापत्तनम। और ये प्रश्न पूछा गया था इस बार 14 मई को मद्यनिषेध सिपाही में। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी से सबसे निकट है कौन? शुक्र। और सूर्य से सबसे नजदीक है बुध, लेकिन सबसे गर्म पूछे तो ये शुक्र है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे ज्ञानीमीड, और ये जो है बृहस्पति का ही उपग्रह है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें
और शेयर करना ना भूलें।